हेलो, आज हम विज्ञान के कक्षा 8 पार्ट 16 प्रकाश के अभ्यास के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं। क्या आप कमरे में वस्तुओं को देख सकते हैं? क्या आप कमरे के बाहर की वस्तुओं को देख सकते हैं? व्याख्या कीजिए। उत्तर है नहीं, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता क्योंकि कमरे में पड़ी वस्तुओं पर कोई प्रकाश नहीं पड़ रहा और न ही वह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर रही हैं। तो हम किन वस्तुओं को देख सकते हैं? या तो उनके ऊपर लाइट पड़ रही हो, या फिर वो खुद ही लाइट प्रोड्यूस करती हो, या फिर टॉर्च से हम उन वस्तुओं पर या मोमबत्ती से या किसी भी लाइट से उन वस्तुओं पर प्रकाश डालते हैं, तभी हम उन वस्तुओं को देख सकते हैं। अगर उन पर कोई प्रकाश नहीं पड़ रहा होता है तो हम उन वस्तुओं को नहीं देख सकते। इसलिए अंधेरे कमरे में कुछ नहीं दिखाई देता। कमरे के बाहर की वस्तुएं दिखाई दे सकती हैं यदि उन पर प्रकाश की किरणें आपतित हों अथवा वे अपना प्रकाश उत्सर्जित करें। तो ये कमरे के बाहर की वस्तुएं कब दिखाई देंगी? अगर वहाँ पर अंधेरा नहीं होगा तब हमें दिखाई देंगी। उन पर कोई प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तब हमें वह वस्तुएं दिखाई देंगी, या फिर उनका अपना कोई प्रकाश होता हो। प्रश्न नंबर 2 है, नियमित और विसरित परावर्तन में अंतर बताइए। क्या विसरित परावर्तन का अर्थ है परावर्तन के नियम विफल हो गए हैं? नियमित तथा विसरित परावर्तन में अंतर। नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन में समतल और चिकने पृष्ठ पर परावर्तन होता है। परावर्तित किरणें समांतर होती हैं। विसरित परावर्तन में विषम और अनियमित पृष्ठ पर परावर्तन होता है और परावर्तित किरणें असमांतर होती हैं। विसरित परावर्तन के नियम का विफल होना नहीं है, यह पृष्ठ की अनियमितताओं के कारण होता है। जो पृष्ठ में जो उबड़ खाबड़ ऐसे होता है, इनके कारण यह जो परावर्तन है, परावर्तित किरणें असमांतर होती हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि परावर्तन के नियम विफल हो गए हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से प्रत्येक के स्थान के सामने लिखिए। यदि प्रकाश की एक समांतर किरण पुंज इनसे टकराए तो नियमित परावर्तन होगा या विसरित परावर्तन? प्रत्येक स्थिति में अपने उत्तर का औचित्य बताइए। मान लो कोई पॉलिश युक्त लकड़ी की मेज है, उस पर प्रकाश की किरणें गिरती हैं तो वो मेज पर टकराकर ऐसे जाएंगी, समांतर जाएंगी या असमांतर जाएंगी? या फिर चौक के पाउडर पर अगर ये प्रकाश की किरणें गिरती हैं, या गत्ते के फर्श पर गिरती हैं, या संगमरमर के फर्श पर फैला जल उस पर ये प्रकाश की किरणें गिरती हैं, या फिर दर्पण पर गिरती हैं, या कागज़ के टुकड़े पर गिरती हैं, तो ये बताइए कि जो ये परावर्तन है यह नियमित परावर्तन होगा या फिर विसरित परावर्तन होगा? क्या है, पॉलिश युक्त लकड़ी की मेज, इस पर नियमित परावर्तन होगा क्योंकि लकड़ी की मेज का पृष्ठ पॉलिश होने के अतिरिक्त समतल भी है। इस पर एक तो पॉलिश हुई है, मतलब वो चमकदार है, और एक समतल भी है। और समतल जो पृष्ठ होता है उस पर जो प्रकाश की किरणें अगर गिरती हैं तो वह परावर्तन होता है, जो वह जब ये प्रकाश की किरणें गिरती हैं तो ये इस पर टकराकर समांतर जाती हैं। तो यह नियमित परावर्तन का उदाहरण होगा। चौक पाउडर पर विसरित परावर्तन होगा क्योंकि चौक पाउडर रुक्ष पृष्ठ प्रदान करता है। किसी भी पृष्ठ पर अगर चौक पाउडर फैला देते हैं तो इस पे जो परावर्तन होगा वह विसरित होगा, मतलब जो ये टकरा के जो ये किरणें जाएंगी वापस, ये समांतर नहीं जाएंगी, यह असमांतर जाएंगी। गए है गत्ते का पृष्ठ। गत्ते के पृष्ठ पे भी विसरित परावर्तन, क्योंकि गत्ते का जो पृष्ठ होता है उसमें भी अनियमितता होती है, वह भी चिकना नहीं होता है। संगमरमर के फर्श पर फैला जल, तो मार्बल का फर्श होगा, उस पर अगर जल फैला होगा तो मार्बल का फर्श चिकना होता है, वो जल फैलने से वह और चिकना हो जाता है। नियमित परावर्तन होगा इसमें क्योंकि जल से समतल पृष्ठ बन जाता है। अगर इसमें अनियमितता होंगी तो वहाँ पे जल धंस जाएगा और ये पृष्ठ जो है वो और भी ज़्यादा चिकना और समतल हो जाएगा, इसलिए इसमें नियमित परावर्तन होगा। अड़े दर्पण पर अगर प्रकाश की किरणें गिरती हैं तो उसमें जो परावर्तन होगा वह नियमित परावर्तन होगा
क्योंकि इसका पृष्ठ समतल होता है। कागज का टुकड़ा, यदि कागज समतल है तो नियमित परावर्तन होगा और अगर असमतल है तो विसरित परावर्तन होगा। परावर्तन के नियम बताइए। परावर्तन के नियम, आपतित कोण सदैव ही परावर्तित कोण के बराबर होता है। ये आपतित कोण, ये परावर्तित कोण, ये सदैव ही परावर्तित कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, यह दर्शाने के लिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं, एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। क्रियाकलाप, एक मेज पर एक सफ़ेद शीट फैलाइए। एक सफ़ेद शीट ले लेंगे, इस पर एक सीधी रेखा खींचिए। यह एक सीधी रेखा, देखिए ये हमने यहाँ पर सीधी रेखा खींच दी है। इस समतल दर्पण रेखा के अनुदिश समतल दर्पण की एक पट्टी ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखें। यह एक समतल दर्पण रख दिया है। अब टॉर्च की सहायता से प्रकाश को कंघी पर पुंज इस तरह डालें कि इससे निकलने वाला प्रकाश पुंज मेज के समांतर हो। आपतित तथा परावर्तित किरणों का एक सुंदर पैटर्न प्राप्त होता है। एक पेंसिल से किसी आपतित किरण पर 3 बिंदु ए बी सी अंकित करें और इसकी संगत परावर्तित किरण पर बिंदु डी ई एफ अंकित करें। टॉर्च बंद कर दें, दर्पण हटा दें। अब बिंदुओं को मिलाकर दर्पण तक बढ़ाएं। ए बी सी रेखा एम को 0 पर मिलती है, इस तरह डी ई एफ भी एम को ओ पर मिलती है। इस एक्टिविटी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहाँ से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ओ ए आपतित किरण है जबकि ओ एफ परावर्तित किरण है। ओ ए यह जो किरण है, यह वाली, यह इधर जाती है तो यह आपतित किरण है और यह टकरा के वापस जो आती है वह परावर्तित किरण है। ओ पर अभिलंब ओ एन खींचकर आपतन कोण ए ओ एन तथा परावर्तन कोण एफ ओ एन को मापें जो बराबर होगा। यह ओ एन है, यह अभिलंब। अब इसमें यह तो आपतित किरण होगी, यह परावर्तित किरण होगी और यह अभिलंब हो गया। तो ये कोण हमें मापना है, ये वाला और ये वाला मापना है। हम देखेंगे कि दोनों कोण बराबर हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही पृष्ठ में है। ये देखिए, यह आपतित किरण, यह परावर्तित किरण और यह बिंदु एक ही तल में स्थित हैं। इससे परावर्तन के दोनों नियम सत्यापित होते हैं। प्रश्न 6, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूर एक व्यक्ति खड़ा है, अपने प्रतिबिंब से डैश मीटर दूर दिखाई देता है। जो समतल दर्पण होता है उसमें एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से डबल दिखाई देता है। देखिए, जैसे मान लो ये समतल दर्पण है, यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है तो यहाँ से 1 मीटर दूर पर, और उसका प्रतिबिंब यहाँ से 1 मीटर दूरी पर दिखाई देगा। तो यहाँ से कितनी दूरी पर होगा? वो 2 मीटर दूरी पर होगा। यदि किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होकर आप अपने दाएं हाथ से अपने डैश कान को छुएंगे तो दर्पण में ऐसा लगेगा कि आपका दायां कान डैश हाथ से छुआ गया है। तो यहाँ पर आएगा, अगर हम दाएं हाथ से बाएं कान को छुएंगे तो ऐसा लगेगा कि आपका दायां कान बाएं हाथ से छुआ गया। मीन्स जो हम दर्पण में हम अपने आप को देखते हैं तो हमारा दायां हाथ बाईं तरफ दिखाई देता है और बायां हाथ दाईं तरफ दिखाई देता है। जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो आपकी पुतली का साइज डैश हो जाता है। तो ये आ गया बड़ा। आपने देखा होगा कि हम जब अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हम आंखें बड़ी करके देखते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुतली का साइज बड़ा हो जाता है। रात्रि पक्षियों के नेत्रों में शलाकाओं की संख्या की अपेक्षा शंकों की संख्या अधिक होती है। प्रश्न नंबर 7 तथा 8 में सही विकल्प छांटिए। प्रश्न नंबर 7 है, आपतन कोण परावर्तन के कोण के बराबर होता है। तो इसमें सदैव आएगा, सदैव बराबर होता है, ये नहीं आएगा। प्रश्न नंबर 8 है, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब डैश होता है। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है, दर्पण के पीछे होता है और वस्तु के साइज के बराबर होता है। तो देखिए, इसमें दर्पण के पीछे ये आवर्धित ये नहीं आएगा, ये वस्तु के साइज के बराबर, तो ये आएगा इसमें सेकंड वाला। ये भी नहीं आएगा, वास्तविक नहीं आएगा, इसमें उत्तर आएगा। प्रश्न नंबर 9 है,
कैलाइडोस्कोप की रचना का वर्णन कीजिए। कैलाइडोस्कोप क्या होता है? यह एक खिलौना है जिससे अनेक प्रतिबिंब बनाए जा सकते हैं। बहुमूर्तिदर्शी भी इसको कहते हैं हिंदी में। इंग्लिश में कैलाइडोस्कोप कहते हैं, हिंदी में बहुमूर्तिदर्शी कहते हैं। बहुमूर्तिदर्शी में दर्पण की 3 आयताकार पट्टियों को प्रिज्म की आकृति में जोड़ा जाता है। 3 आयताकार पट्टी लेते हैं हम, 1, 2 और 3। इनको एक दूसरे के किनारों से लगाकर ऐसे चिपका देंगे, इस टाइप से, जैसे ये चिपका रखा। सामने से देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। और एक मोटे चार्ट से बने बेलनाकार ट्यूब में इसको डाल देंगे। ट्यूब के एक सिरे पर केंद्र पर छिद्रयुक्त एक गत्ते की डिस्क लगा देंगे और यहाँ पर सामने गत्ते की एक डिस्क लगा देंगे, उसमें एक छेद कर देंगे बीच में। और दूसरे सिरे पर समतल कांच की वृत्ताकार प्लेट दर्पण को छूते हुए दृढ़तापूर्वक चिपका देंगे। और दूसरे सिरे पर क्या चिपकाएंगे? एक समतल दर्पण की वृत्ताकार प्लेट, समतल कांच की, समतल दर्पण नहीं, समतल कांच की वृत्ताकार प्लेट दूसरे सिरे पर हम चिपका देंगे। ये घिसा हुआ कांच है। इसमें इसके ऊपर कुछ रंगीन कांच के टुकड़े रखकर घिसे हुए कांच की प्लेट में से बंद कर देते हैं। इसके अंदर हम टूटे हुए टुकड़े, कांच के टुकड़े भी डाल सकते हैं, या जो चूड़ियाँ होती हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े करके जो कांच की चूड़ियाँ होती हैं उनको भी हम इसके अंदर डाल सकते हैं। इस प्रकार जब हम इस बिंदु से देखते हैं तो हमें बहुत सारी तरह तरह की ये इमेजेस दिखाई देती हैं। हमारा बहुमूर्तिदर्शी तैयार हो जाता। मानव नेत्र का एक नामांकित चित्र बनाइए। मानव नेत्र का नामांकित रेखा चित्र है। ये हमारी आँख है, ये देखिए, ये पक्षमाभ है और ये पेशियाँ हैं। ये जो परितारिका है, यहाँ बीच में ये लेंस है, ये परितारिका है, ये पक्षमाभ और ये पेशियाँ हैं, ये कार्निया है, ये वाला। और जो आँख की यहाँ पीछे प्रकाशिक तंत्रिकाएँ होती हैं और ये रेटिना होता है। तो यह रेखा चित्र अब प्रैक्टिस करेंगे बना बनाकर। प्रश्न 11 है, गुरमीत लेजर टॉर्च के द्वारा पाठ्य पुस्तक की क्रियाकलाप 16.8 को करना चाहता था। उसके अध्यापक ने ऐसा करने से मना कर दिया। क्या आप अध्यापक की सलाह के आधार पर व्याख्या कर सकते हैं? जो लेजर टॉर्च होती है उसकी किरण आँख के रेटिना को क्षति पहुँचा सकती है, इसलिए अध्यापक ने लेजर टॉर्च के उपयोग के लिए मना कर दिया। प्रकाश की आपतित किरण, परावर्तित किरण वाला जो क्रियाकलाप करते हैं तो उसमें लेजर टॉर्च का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी की आंख पर लेजर टॉर्च मारते हैं तो उसकी आंख का जो रेटिना होता है उसको क्षति पहुंच सकती है, रेटिना बंद हो सकता है। इसलिए अध्यापक ने लेजर टॉर्च का उपयोग करना मना कर दिया। प्रश्न नंबर 12 है, वर्णन कीजिए कि आप अपने नेत्रों की देखभाल कैसे करेंगे। उत्तर है आँखों की देखभाल। नेत्र प्रकृति की दी हुई बहुमूल्य देन है, इसलिए यह आवश्यक है कि नेत्रों की उचित देखभाल करनी चाहिए। नंबर 1 है, साफ स्वच्छ जल से प्रतिदिन नेत्रों की सफाई करनी चाहिए। बहुत तेज और बहुत धीमे प्रकाश में नहीं पढ़ना चाहिए। चलते वाहन में कभी नहीं पढ़ना चाहिए। आँखों को अधिक मलना नहीं चाहिए। बहुत गर्मी वाले दिन धूप के चश्मे का उपयोग करना चाहिए। सूर्य को सीधा नहीं देखना चाहिए और न ही सूर्य ग्रहण को देखना चाहिए। स्वस्थ साफ आँखों के लिए विटामिन युक्त भोजन खाना चाहिए, इससे हमारी आँखें स्वस्थ रहेंगी। प्रश्न नंबर 13 है, यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितना होगा। परावर्तित किरण होगी ये देखिए, ये इसमें उल्टा निशान बना रखा है। आपतित किरण में ऐसे आएगा क्योंकि यह आ रही है और ये इस दर्पण पर गिर रही है। परावर्तित किरण जो है उसमें ऐसा होगा। यदि परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण है, आपतित किरण से 90 डिग्री का, यहाँ ये आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण अगर बनाती है तो आपतन कोण का मान क्या होगा। देखिए आपतन कोण हो गया ये अभिलंब है, और अभिलंब से आपतित किरण जितना कोण बनाती है वो आपतन कोण होता है। अभिलंब से परावर्तित किरण जितना कोण बनाती है वो परावर्तन कोण होता है। तो ये हो गया आपतन कोण। तो कितने डिग्री का हुआ ये? 45 डिग्री का, और 45 डिग्री का ही ये हुआ। तो आपतन कोण का मान होगा 45 डिग्री। यदि दो समांतर समतल दर्पण एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखें, दो समांतर
और समतल दर्पण 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं तो इनके बीच रखी एक मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। यदि दो समतल दर्पण 40 सेंटीमीटर की परस्पर समांतर दूरी पर रखते हैं तो दर्पण के बीच का कोण 0 डिग्री होगा। इन दोनों के बीच का कोण कितना है 0 डिग्री, जो 360 डिग्री का छोटा गुणांक नहीं है। इसलिए वास्तव में प्रतिबिंबों की संख्या असंख्य होनी चाहिए, क्योंकि परावर्तनों के कारण प्रकाश की ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इसलिए कुछ ही प्रतिबिंब बनते जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। तो यह इसके ऊपर एक एक्टिविटी की हुई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। प्रतिबिंब क्या बनेगा, असंख्य प्रतिबिंब बनेंगे। प्रश्न 15 है, दो दर्पण एक दूसरे के समवत हैं। इस तरह से प्रकाश की एक किरण एक दर्पण पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये प्रकाश की एक किरण है, ये इस पर 30 डिग्री का कोण बनाती है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। दूसरे दर्पण से परावर्तित होने वाली परावर्तित किरण बनाइए। यह 30 डिग्री का कोण बनाती है इस दर्पण पर, और टकरा कर 30 डिग्री का कोण बनाती हुई वापस जाएगी और इस दर्पण से टकराएगी और यह ऐसे चली जाएगी। अब देखिए ये 30 डिग्री का कोण है, यह 30 डिग्री का कोण हो गया यह भी, क्योंकि यह 30 डिग्री का कोण है। अब ये देखिए ये आएगा 60 डिग्री का कोण, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री का कोण हो गया ऐसे। तो यहाँ कितना बन गया 60 डिग्री का कोण। अब ये 60 डिग्री कोण, ये 90 डिग्री का कोण पहले ही दिया हुआ है। हम जानते हैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बन गई, तो ट्राइंगल के जो तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो ये 60 है, ये 90 है, तो यहाँ बच गया 30। ये 30 डिग्री कोण हो गया। अब यहाँ पर एक अभिलंब मान लेते हैं, यह 30 डिग्री का कोण है देखिए ये, तो ये अभिलंब से कितना कोण बनाता 90 डिग्री का बनाता, तो ये कितना होगा 60 डिग्री का कोण हो गया। ये 60 डिग्री का कोण हो गया, तो ये भी 60 डिग्री का कोण हो गया। अब हमसे क्या पूछा है, दूसरे दर्पण से परावर्तित होने वाली परावर्तित किरण बनाई है। हमने परावर्तित किरण बना दी और यह परावर्तन कोण भी बना दिया। यह देखिए इसका उत्तर यहाँ पर भी दिखाया गया है, जैसे मैंने पहले बनाया था उस टाइप से इसमें भी बनाया हुआ है। तो यहाँ तक इस पाठ के प्रश्नोत्तर खत्म होते हैं। कोई भी प्रश्न समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।